बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। आज बेटा हमारा टॉपिक है उसी कर्व एंड पावर कर्व। ये दोनों कर्व्स किस तरह डिसीजन मेकिंग में हमें हेल्प करती हैं और इनको बनाने के स्टेप्स क्या हैं और इनको हम किस तरह डिफरेंट एक्सेप्टिंग प्लान्स में डिज़ाइन करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं ओसी कर्व पे। ओसी कर्व जो है बेसिकली टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस और क्वालिटी कंट्रोल में हमें हेल्प करता है। हमें अपने टेस्ट स्टैटिस्टिक की जो परफॉर्मेंस है उसको जज करने में, या जो हमने एक्सेप्टिंग प्लान बनाया हुआ है किसी भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस से मुतालिक, उसको एक्सेप्ट करने में हेल्प कर रहा है। उसी कर्व बेसिकली प्रोबेबिलिटी को शो करता है जो हम नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करने के लिए डिज़ाइन करते हैं फॉर डिफरेंट वैल्यूज़ ऑफ पैरामीटर्स। जो भी नल हाइपोथेसिस में हमने पैरामीटर यूज़ किया हुआ है, चाहे वो मीन है, प्रपोर्शन है, वेरिएंस है, इनकी डिफरेंट वैल्यूज़ के अगेंस्ट हम प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सेप्टिंग द नल हाइपोथेसिस को डिज़ाइन करेंगे। और इन वैल्यूज़ में और प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सेप्टिंग द नल हाइपोथेसिस में जो रिलेशनशिप है वो हम उसी कर्व के ऊपर डिज़ाइन करते हैं। तो एक जनरल जो शेप है उसी कर्व की वो हमने यहाँ पर डिस्कस करनी है। एक्स एक्सिस के ऊपर हमने डिफरेंट वैल्यूज़ लेनी है जो भी नल हाइपोथेसिस के अंदर हमने पैरामीटर यूज़ की है उसकी, और वाई एक्सिस के ऊपर हमने प्रोबेबिलिटीज़ प्लॉट करनी है फॉर एक्सेप्टिंग नल हाइपोथेसिस। अब आप नोटिस करें कि ये जो कर्व हमने बनाया है एक जनरल कर्व, इसमें हमें क्या पता चल रहा है, जैसे जैसे हमारी जो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में वैल्यूज़ हैं फॉर डिफरेंट पैरामीटर्स, ये जैसे जैसे बढ़ रही हैं वैसे वैसे जो प्रोबेबिलिटी है एक्सेप्टिंग द नल हाइपोथेसिस या जो प्रोसेस मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को एक्सेप्ट करने की प्रोबेबिलिटी है वो कम हो रही है। यानी ये कर्व जो है बेसिकली इन्वर्स रिलेशनशिप का आइडिया दे रही है। एक्स एक्सिस के ऊपर हमने पैरामीटर्स प्लॉट किए, वाई एक्सिस के ऊपर हमने जो प्रोबेबिलिटी है एक्सेप्टिंग द नल हाइपोथेसिस उसको प्लॉट किया, और फिर हमने जो कर्व बनाई है उससे हमें टेस्ट की इफ़ेक्टिवनेस का आइडिया मिल रहा है कि हमने किस वैल्यू के ऊपर अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में जो हमने पैरामीटर की डिफरेंट वैल्यूज़ ली हुई हैं उनमें से किस वैल्यू के ऊपर हमने अपने एक्सेप्टेंस प्लान को जारी रखना है, या जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है वो किस वैल्यू के ऊपर बेटर रिज़ल्ट जो है वो जनरेट कर रहा है। उसी कर्व बनाने के लिए हम डिफरेंट टेस्ट यूज़ कर सकते हैं, जैसे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन है, हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन है, बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन एंड सो मैनी अदर्स। हम अपने नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करेंगे अगर हमारे टेस्ट स्टैटिस्टिक z की वैल्यू इन दो लिमिट्स के दरमियान है, और अगर इस z की वैल्यू इन दो लिमिट से बाहर चली जाती है तो फिर हम अपने नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर देंगे, हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है वो रिजेक्ट होगा। यानी जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है उसके एक्सेप्टेंस के लिए ज़रूरी है कि वो प्रोबेबिलिटी इनके दरमियान हो। इसी तरह देखें, अगर हम बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में काम कर रहे हैं तो बायनोमियल के अंदर हम अपने मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को उस सूरत में एक्सेप्ट करेंगे अगर वहाँ पर डिफेक्टिव आइटम्स जो जनरेट हो रहे हैं वो इस सी से कम है, यानी सी कोई न्यूमेरिकल नंबर है। मसलन आप ये कहते हैं कि हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है उस सूरत में एक्सेप्ट होगा अगर वो सी तक ज़्यादा से ज़्यादा सी तक डिफेक्टिव आइटम प्रोड्यूस कर रहा है। तो जैसे ही सी से ज़्यादा डिफेक्टिव आइटम प्रोड्यूस करेगा वहाँ पर हम अपने मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को रोक देंगे, वहाँ पर हम उस प्रोसेस को रिजेक्ट कर देंगे। जैसे आप कहते हैं कि एक लॉट में
ज़्यादा से ज़्यादा 2 आइटम जो हैं वो डिफेक्टिव निकलेंगे। अब 500 आइटम्स की अगर लॉट है और आप उसे गारंटी कर रहे हैं कि इसमें से अगर डिफेक्टिव निकले तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 निकलेंगे। अब आपका वो लॉट कब रिजेक्ट होगा, जब उसमें से 2 से ज़्यादा डिफेक्टिव निकल रहे हैं तो आप उसे रिजेक्ट कर देंगे। सेम फिनोमेना हम पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन में भी यूज़ कर सकते हैं। अब पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर भी हमने चेक करना है कि जो हमारा एक्सेप्टिंग प्लान है वो सी की किस वैल्यू तक एक्सेप्टेबल है। तो अगर सी से ज़्यादा डिफेक्टिव आइटम जनरेट हो रहे होंगे तो वो हमारा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस जो है वो रिजेक्ट हो जाएगा। अब हम डिस्कस करते हैं पावर कर्व। पावर कर्व जो है ये एक ऐसा ग्राफ है जो प्रोबेबिलिटी ऑफ करेक्टली रिजेक्टिंग द नल हाइपोथेसिस को इंडिकेट करता है व्हेन इट इज़ फॉल्स। यानी जब हमारा नल हाइपोथेसिस जो है वो फॉल्स है और हम उस हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देते हैं, उस प्रोबेबिलिटी को जो कर्व इंडिकेट करती है वो हमारी पावर कर्व कहलाती है। अब आप नोटिस करें कि जो पावर कर्व है बेसिकली ये रिलेशनशिप है बिटवीन 1 माइनस बीटा। अब 1 माइनस बीटा जो है ये करेक्ट डिसीजन की प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि जो बीटा है ये प्रोबेबिलिटी है टाइप 2 एरर की, और ये जो 1 माइनस बीटा है ये प्रोबेबिलिटी है करेक्ट डिसीजन की अगेंस्ट वेरियस वैल्यूज ऑफ पैरामीटर। अब ये जो रिलेशनशिप है ये हम पावर कर्व के अंदर डिस्कस करते हैं। अब पावर कर्व में हमने सबसे पहले तो प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है बीटा की, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप 2 एरर। फिर 1 में से उसे माइनस करके हमने प्रोबेबिलिटी जनरेट करनी है करेक्ट डिसीजन की, जिसे हम पावर कहते हैं 1 माइनस बीटा। इफेक्ट ऑफ साइज क्या है? द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिफरेंस बीइंग टेस्टेड, यानी जो आप टेस्ट यूज़ कर रहे हैं उनका मैग्नीट्यूड, जो मीन्स हैं अगर तो मीन्स का डिफरेंस है, प्रोपोर्शंस हैं तो प्रोपोर्शंस का डिफरेंस है जिसको आप टेस्ट कर रहे हैं। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है, अल्फा प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप 1 एरर है। अब ये प्रोबेबिलिटी है रिजेक्टिंग द नल हाइपोथेसिस व्हेन इट इज़ ट्रू। अगर हमारा सैंपल साइज लार्ज है तो इस सूरत में जो पावर ऑफ द टेस्ट है वो हमारा इंक्रीज़ करेगा, और अगर सैंपल साइज हमारा स्मॉल है तो इस सूरत में पावर ऑफ टेस्ट जो है वो डिक्रीज़ होगा। यानी लार्ज सैंपल की सूरत में हमारा जो करेक्ट डिसीजन है उसकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी, और स्मॉल सैंपल के ऊपर जो करेक्ट डिसीजन है उसकी प्रोबेबिलिटी कम होगी। ये एक जनरल शेप है हमने जो पावर कर्व की डिज़ाइन की हुई है। एक्स एक्सिस के ऊपर हमने डिफरेंट पॉपुलेशन मीन्स को यूज़ किया है और वाई एक्सिस के ऊपर प्रोबेबिलिटी है करेक्ट डिसीजन की। अब आप नोटिस करें कि इनके दरमियान जो है डायरेक्ट रिलेशनशिप है, यानी जैसे जैसे ये म्यू का आंसर बड़ा होता जा रहा है वैसे वैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ करेक्ट डिसीजन जो है वो इंक्रीज़ कर रहा है। यानी ये कर्व, पावर कर्व जो है ये डायरेक्ट रिलेशनशिप को इंडिकेट कर रही है। अब हम डिफरेंट क्वेश्चंस के ऊपर ये दोनों कर्व्स जो हैं ये बनाते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन जो है वो बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर बेस कर रहा है, और यहाँ पर हमारा जो डिफेक्टिव आइटम का मैक्सिमम नंबर है वो है 2, वो है 1, C1 इंडिकेट करता है कि आप अपने मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को 1 डिफेक्टिव आइटम तक कबूल कर सकते हैं। जैसे ही 1 से ज़्यादा आइटम डिफेक्टिव निकलेंगे तो आप अपने मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को रोक देंगे या उसे रिजेक्ट कर देंगे। अब ये हमारे पास डिफरेंट वैल्यूज़ हैं जो कि डिफेक्टिव फ्रैक्शन के लिए हम यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पर हमने बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो यूज़ किया है। आप इस क्वेश्चन के ऊपर पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ करेंगे खुद, क्योंकि इस क्वेश्चन के ऊपर एक्चुअली पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन इस्तेमाल होता है। उसकी रीज़न ये है कि हमारा जो सैंपल का साइज़ है वो है 50। मैंने इसको बायनोमियल से सॉल्व किया है, यहाँ पर एक्चुअली बायनोमियल लगता नहीं है।
ये आपने जहन में रखना है। आपने अब ये पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन में इसको कैसे कन्वर्ट करना है, ये n है और ये आपके पास p के डिफरेंट वैल्यूज हैं। जब आप ये वाला p यूज़ करेंगे तो इस n को आपने इस p से मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ से आपको एवरेज मिल जाएगी डिफेक्टिव आइटम्स की, यानी ये लैम्डा आपको मिल जाएगा। तो ये लैम्डा की कीमत हम यहाँ पर रख के पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ करेंगे और C1 तक हम इसे एक्सपेंड करेंगे। C की वैल्यू मैक्सिमम जो है वो 1 है। अब इसको हम कर रहे हैं बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की मदद से। पहले हम ये p की वैल्यू यूज़ कर रहे हैं। अगर p की वैल्यू हमने ये यूज़ की है तो फिर q क्या होगा, 1 माइनस p से हम ये q की वैल्यू ले रहे हैं। n हमारे पास 50 है और c है 1। ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है ये हम इस बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के फंक्शन में रख देते हैं। तो ये हमारे पास इसका PMF खुल गया। अब हमने प्रोबेबिलिटी निकालनी है एक्सेप्टिंग नल हाइपोथेसिस। तो हमारा जो नल हाइपोथेसिस है वो एक्सेप्ट होगा अगर हमारे पास x की वैल्यू जो है वो c या c से छोटी है। अब c बेसिकली क्या है, 1 है। तो इसका मतलब कि x की वैल्यू 1 या 1 से छोटी है, तब हम अपने प्लान को एक्सेप्ट करेंगे। ये प्रोबेबिलिटी है जो हम यहाँ पर मालूम करने जा रहे हैं। तो x की जगह पर आपने पहले रखा 0, फिर आपने x की जगह पर रखा 1, तो ये 2 आंसर्स आपको मिल गए। ये एक प्रोबेबिलिटी हमारे पास आ गई। अब यही जो एक्सेप्टिंग प्लान की प्रोबेबिलिटी है ये अब हमने मालूम करनी है फॉर डिफरेंट p वैल्यूज़। अब ये p की वैल्यू ये वाली यूज़ हम कर रहे हैं, तो इसके अगेंस्ट की q की वैल्यू हमारी ये होगी, n और c। ये कीमतें हमने बाइनोमियल के फंक्शन में रखी। अब फिर हम इसको एक्सपेंड कर रहे हैं 0 और 1 के लिए, तो x की वैल्यू 0 और x की वैल्यू 1 रखें तो दूसरी प्रोबेबिलिटी हमारे पास आ गई है। अब p की वैल्यू हम फिर चेंज कर रहे हैं। अब p की वैल्यू ये है तो q हमारे पास 0.97 होगा, c की वैल्यू 1। ये सभी इंफॉर्मेशन बाइनोमियल के फंक्शन में रखें। अब यहाँ पर हमारा c जो है फिर लेस ये 1 तक जाएगा, तो x की वैल्यू 0 और 1 पे हम इसे एक्सपेंड करते हैं, तो इसके ऊपर जो है ये हमारे पास आंसर आ गया। ये एक और आंसर। अब ये मैंने 3 p की वैल्यूज़ के अगेंस्ट एक्सेप्टेंस प्लान निकाले हैं, तो बाकी भी p की वैल्यू अब चेंज करते जाएं तो डिफरेंट प्रोबेबिलिटीज़ आपको मिल जाएंगी जो कि नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करने के लिए हम बना सकते हैं। यहाँ पर मैंने कुछ प्रोबेबिलिटीज़ जो हैं वो खुद से फाइंड आउट कर ली हैं। ये p की डिफरेंट वैल्यूज़ के अगेंस्ट मैंने ये आपको हल करके दिखाया और ये मैंने अपनी तरफ से सॉल्व करके लिख दी हैं। सेम पैटर्न, सेम टेक्निक यूज़ की है जो मैंने इन p वैल्यूज़ के लिए यूज़ की है। अब हमने उसी कर्व जो है वो बनाना है, तो इस इंफॉर्मेशन को हम यूज़ करेंगे। ये p की वैल्यूज़ जो हैं ये आएंगी x एक्सिस के ऊपर, y एक्सिस के ऊपर हम लेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सेप्टिंग द नल हाइपोथेसिस, ये जो PA है। और फिर इन दोनों को प्लॉट करने से जो हमें कर्व मिलेगी उस कर्व को हम OC कर्व कहते हैं या ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक कर्व कहते हैं। आप नोट करें कि ये मेरे पास जो x एक्सिस है इसके ऊपर मैंने ये p की डिफरेंट वैल्यूज़ ली हैं और y एक्सिस जो है इसके ऊपर मैंने प्रोबेबिलिटीज़ ले ली हैं। तो 0.01 पे, ये 0.01 है, इसके ऊपर मेरे पास जो आंसर आ रहा है वो है 0.91। इसी तरह जो 0.02 है इसके ऊपर जो आंसर आ रहा है वो है 0.7341, तो इसको मैंने प्लॉट किया। 0.03 पे जो आंसर आ रहा है वो है 0.553, तो इसको प्लॉट किया। अब इनको प्लॉट करने से ये जो क्रॉस आ गए, ये डॉटिंग पॉइंट हैं, इनको मिला दें आपस में, तो जो ये कर्व बना है ये हमारा OC कर्व कहलाता है। अब आप नोट करें कि OC कर्व की हाईएस्ट वैल्यू जो है वो हमें क्या इंडिकेट करती है, ये हमारा हाईएस्ट पॉइंट है। इसका मतलब है कि अगर हमारे पास डिफेक्टिव फ्रैक्शन जो है वो कम से कम है तो वहाँ पर हमारा जो एक्सेप्टेंस प्लान है या जो मैन्युफैक्चरिंग प्लान है उसके एक्सेप्ट होने की प्रोबेबिलिटी हाईएस्ट है, ये हमें इंडिकेट कर रहा है। और जैसे जैसे डिफेक्टिव आइटम्स का फ्रैक्शन बढ़ता जा रहा है
यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव आइटम्स बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे जो प्रोबेबिलिटी है एक्सेप्टेंस प्लान की वो हमारी डाउन हो रही है, डिक्रीज कर रही है। यानी इन दोनों के दरमियान जो है इन्वर्स रिलेशनशिप मौजूद है। अब आप नोटिस करें कि अगर इसी के अंदर हमने पावर कर्व भी बनानी हो तो इसी के ग्राफ में से अगर हम पावर कर्व भी डिस्कस कर रहे हैं तो हमें सबसे पहला स्टेप क्या करना है कि ये जो पी ए है ये है प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सेप्टिंग द नल हाइपोथेसिस। तो हमने इसमें से पहले बीटा 1 माइनस बीटा की प्रोबेबिलिटीज़ मालूम करनी है, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ करेक्ट डिसीजन। तो 1 में से हम इनको माइनस करेंगे तो फिर हमारे पास ये प्रोबेबिलिटीज़ आ जाएंगी 1 माइनस बीटा के लिए। ये सभी प्रोबेबिलिटीज़ जो हैं ये अगर बीटा है तो 1 माइनस बीटा से हमें ये प्रोबेबिलिटीज़ मिल जाएंगी जो कि करेक्ट डिसीजन की है। अब हमने क्या करना है कि एक्स एक्सिस के ऊपर हमने ये पी की वैल्यूज़ लेनी है और वाई एक्सिस के ऊपर हमने ये 1 माइनस बीटा की वैल्यूज़ लेनी है और फिर हमने इन पॉइंट्स को एलोकेट करके एक कर्व डिज़ाइन करना है जिसे हम पावर कर्व कहेंगे। उसी कर्व में और पावर कर्व में बेसिक डिफरेंस क्या है, उसी कर्व जो है इसमें जो हमारा डिफेक्टिव प्रपोर्शन है उसमें और प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सेप्टिंग प्लान में इन्वर्स रिलेशनशिप है, जबकि यहाँ पर जो पावर कर्व है इसमें डायरेक्ट रिलेशनशिप हमें नज़र आ रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव आइटम्स में या डिफेक्टिव फ्रैक्शंस में और प्रोबेबिलिटी ऑफ करेक्ट डिसीजन 1 माइनस बीटा में। ये कर्व इंक्रीज कर रही है। इट मीन्स कि जैसे जैसे डिफेक्टिव आइटम्स का फ्रैक्शन बढ़ेगा वैसे वैसे हमारा जो डिसीजन करेक्ट डिसीजन है या 1 माइनस बीटा है इसकी वैल्यू बढ़ती जाएगी। अब इसी टॉपिक को हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की मदद से भी सॉल्व करते हैं। एक रैंडम सैंपल है जिसमें 4 वैल्यूज़ हैं, साइज़ हमारा 4 है और ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से हमने जनरेट किया है जहाँ पर सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू जो है वो 15 है। वन टेल टेस्ट हम परफॉर्म करेंगे एट अल्फ़ा 5%। ये हमारा वन टेल टेस्ट है। उसकी रीज़न ये कि जो क्रिटिकल रीजन है वो राइट टेल के ऊपर आ रहा है, अल्टरनेटिव जो है ग्रेटर का है। इट मीन्स कि क्रिटिकल रीजन हमारा राइट साइड के ऊपर आ रहा है। हमने बीटा मालूम करना है अगेंस्ट डिफरेंट वैल्यूज़ ऑफ पैरामीटर। ये जो पैरामीटर यहाँ हमने यूज़ किया है म्यू इक्वल टू 30, इसके अगेंस्ट हमने ये वाली पैरामीटर्स की वैल्यूज़ को यूज़ करते हुए हमने बीटा मालूम करना है और फिर हमने पावर कर्व और उसी कर्व डिज़ाइन करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्रिटिकल वैल्यू फाइंड आउट करेंगे जिसके ऊपर हमारा हाइपोथेसिस जो है वो रिजेक्ट होगा। तो ये जो नल और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस की वैल्यू है 5%। टू फाइंड बीटा आप नोटिस करें कि ये हमारा क्रिटिकल एरिया है। ये क्रिटिकल एरिया वन टेल है क्योंकि राइट साइड के ऊपर हमारा ये क्रिटिकल एरिया आ रहा है या रिजेक्शन रीजन हमारा आ रहा है। अब हमने ये वैल्यू निकालनी है सबसे पहले जो क्रिटिकल रीजन को मुतय्यन करती है। तो ये वैल्यू निकालने के लिए हम ये फार्मूला यूज़ कर रहे हैं। ये म्यू नोट जो है ये हमारा 30 है, ये 30 लिखेंगे। जी अल्फ़ा की वैल्यू हमें टेबल से मिलेगी जो कि 1.645 आ रही है। सिग्मा और अंडर रूट 10, सिग्मा की वैल्यू इसका स्क्वायर रूट लेंगे और n ये आपके पास है 4। ये सभी कीमतें इसमें रखने से ये हमारे पास आंसर आ रहा है। अब ये बात इंडिकेट करती है कि जहाँ पर हमारा x बार जो है सैंपल का मीन इससे अगर बड़ा हुआ तो हम अपने नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देंगे, अदरवाइज हम अपने नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करेंगे। यानी नल हाइपोथेसिस की रिजेक्शन कब होगी, जब ये x बार का आंसर इससे बढ़ेगा। तो हमने चूँकि निकालना है बीटा,
तो बीटा है प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सेप्टिंग नल हाइपोथेसिस व्हेन इट इज़ फॉल्स। तो अब एक्सेप्टेंस की प्रोबेबिलिटी कब होगी, जब आपका ये जो एक्स बार का आंसर है वो इससे कम होगा, यानी यहाँ पर हम हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करेंगे। अब ये जो हमने क्रिटिकल वैल्यू डिज़ाइन की है, ये हमने म्यू की इस वैल्यू के लिए निकाली है जो कि गलत है। तो अब हम इसके अल्टरनेटिव जो नंबर्स हैं उनको यूज़ करेंगे, यानी ये जो म्यू की वैल्यूज़ हमें अल्टरनेटिव फॉर्म में दी हुई हैं इनको हम यूज़ करेंगे क्योंकि ये हमारे पास करेक्ट है। तो अब हमने बीटा निकालना है फॉर डिफरेंट वैल्यूज़ ऑफ पैरामीटर। पहले हम पैरामीटर की वैल्यू यूज़ कर रहे हैं 31 और इसके लिए हम बीटा निकालता है। तो इसको आपने जी में कन्वर्ट करना है। जी में कन्वर्ट करने के लिए माइनस म्यू ओवर सिग्मा ओवर √10, इसमें से म्यू निकाला, सिग्मा ओवर √10, ये हमने आंसर फाइंड आउट कर लिया है। सिग्मा एक्स बार का आंसर ये आ रहा है, तो ये डायरेक्ट आंसर जो है ये वाला आप यहाँ पर यूज़ कर लें। इसको आपने हल किया तो ये आंसर हमारे पास आ रहा है 1.13। इसको स्टैंडर्ड नॉर्मल के टेबल में से मैंने ये देख के वैल्यू लिखी हुई है। क्यूमुलेटिव टेबल में से ये डॉक्टर अफजाल बेग साहब का ये टेबल है, इसमें आपने ये वैल्यू देखनी है। 1.1 को 3 पे आपने देखना है। तो 1.1 को जब आप 3 पे देखते हैं तो ये आंसर हमारे पास आ रहा है 0.8708। तो ये वैल्यू आ रही है। इसी तरह अब हम ये एक और वैल्यू फाइंड आउट करेंगे बीटा की, जो कि म्यू 32 पे है। अब यहाँ पर जी बनाने के लिए हम 32 यूज़ करेंगे। ऊपर वाले पार्ट में हमने 31 यूज़ किया, यहाँ पर 32 यूज़ कर रहे हैं। तो ये अगेंस्ट 0.61 हमने फिर यही टेबल यूज़ करके ये वैल्यू निकाली है, यानी क्यूमुलेटिव टेबल जो है इसी को यूज़ करना है। 0.6 को 1 पे देखें, ये 0.6 है, इसे आप 1 पे देखें तो ये 0.7291 आ रहा है, ये आंसर आ गया। इसी तरह नेक्स्ट वैल्यू जो है ये आपने निकालनी है म्यू 34 के लिए। अब यहाँ पर हम जी बनाने के लिए 34 यूज़ कर रहे हैं, तो इसको भी टेबल में देखें ये आंसर आएगा। फिर 36 के लिए जी बनाएं और इसको भी टेबल में देखें ये आंसर आ गया। ये हमारे पास जो आंसर्स निकले हैं ये सभी आंसर जो हैं ये हमारे पास आए हैं बीटा के। तो म्यू की इन वैल्यूज़ के अगेंस्ट ये हमारे पास बीटा के आंसर्स आ गए। तो 1 माइनस बीटा क्या होगा, इनको आप 1 में से माइनस कर लें तो ये आपके पास 1 माइनस बीटा। अब जब हम म्यू की इन वैल्यूज़ के अगेंस्ट ये वाली वैल्यूज़ प्लॉट करेंगे तो इससे मिलेगा उसी कर्व, और जब हम म्यू की इन वैल्यूज़ के अगेंस्ट 1 माइनस बीटा को प्लॉट करेंगे तो फिर हमें मिलेगा पावर कर्व। अब इन दोनों को मैंने यहाँ पर इंडिकेट किया हुआ है। ये हमारा उसी कर्व है जिसमें अगेंस्ट डिफरेंट वैल्यूज़ ऑफ अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस ये जो पैरामीटर्स हैं डिफरेंट वैल्यूज़ हमने यूज़ की और यहाँ से बीटा की वैल्यूज़ को प्लॉट किया हुआ है। ये 4 क्रॉस इनको मिला दिया, ये उसी कर्व है और ये डिक्रीजिंग ट्रेंड को शो कर रहा है, यानी इन्वर्स रिलेशनशिप है बिटवीन म्यू एंड बीटा। तो यहाँ पर जो है ये डायरेक्ट रिलेशनशिप है बिटवीन म्यू एंड 1 माइनस बीटा, या पावर ऑफ द टेस्ट ये इंक्रीज कर रहा है। तो ये था बेटा आज का हमारा टॉपिक। दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। फी अमान अल्लाह।